नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर बनारस से आपको बताते चलें कि जहां वाराणसी से खबर सामने आ रही है। ज्ञान व्यापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में आज जिला जज कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त ये बता रहे हैं आपको, जहां ज्ञान व्यापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होनी है। तहखाने और पश्चिमी दीवार हटाने को लेकर ये सुनवाई आज की जाएगी। जिला जज कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और यहां हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी और बताया जा रहा है कि वाराणसी से ये खबर सामने आई है, जहां पर हिंदू पक्ष की याचिका पर आज जिला जज कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। ज्ञान व्यापी और मां श्रृंगार गौरी का मामला है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में झुग्गीवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के कालकाजी में इंस्टीट्यूट स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लमवासियों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। और नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है और इसी पुनर्वास योजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी और क्लस्टर के निवासियों को उचित सुविधा के साथ बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करना है। डीडीए ने कालकाजी और कालकाजी एक्सटेंशन, जेलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन फ्लैटों का आवंटन लोगों को मालिकाना हक भी दिया जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी इंस्टीट्यूट स्लम पुनर्वास योजना के तहत पहले फेज में शॉर्ट लिस्टेड हुए करीब 575 लोगों को उनके नए आशियाने की चाबी सौंपेंगे। इन फ्लैटों के निर्माण में लगभग 345 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इन फ्लैटों में नागरिकों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें विट्रिफाइड फर्श टाइल्स और सिरेमिक टाइल समेत रसोई में उदयपुर ग्रीन मार्बल को लगाया गया है। इसी के साथ ही सामुदायिक पार्क, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए दोहरे पानी पाइपलाइन जैसी तमाम सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत सभी अन्य दल और उनके उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी प्रत्याशी जमकर रैलियां और सभाएं कर रहे हैं और पार्टियों के बड़े नेताओं ने भी अपने दौरे और रैलियों को शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं और इसी क्रम में 6 रैलियां वो इस बार दौरे के दौरान करेंगे और इसी के साथ ही वो पार्टी की कई बैठकों में भी हिस्सा लेकर चुनावी रणनीति को परखेंगे और अपने उम्मीदवारों को जीत का मंत्र देंगे। हिमाचल प्रदेश में जहां 12 नवंबर को मतदान होना है, वहां नई सरकार के लिए सब कुछ तय है। पारंपरिक दावेदार बीजेपी और कांग्रेस ने पहले ही अपने राजनीतिक अभियान तेज कर दिए हैं और करीब 68 सदस्य विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। अब बीजेपी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार कश्यप ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फिर से राज्य का नेतृत्व करेंगे। हम सरकार बनाने को लेकर आशान्वित है। हमारे कई नेताओं के टिकट बंटवारे से खफा होने के बावजूद पार्टी ने धरातल पर गति पकड़ी है। और राजधानी दिल्ली में मंगलवार को साल का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन रहा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 424 के अंक पर पहुंच गया और इससे पहले इस साल में 2 जनवरी के दिन ही AQI 400 के अंक के ऊपर पहुंचा था। पहले की तुलना में इस साल दिल्ली वालों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो महीना रहा है वो खासा साफ सुथरी हवा वाला रहा। वहीं अक्टूबर के पहले पखवाड़े में भी बारिश के चलते लोगों ने साफ हवा में सांस ली, लेकिन अब दिल्ली के लोग साल के सबसे ज्यादा भयावह प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। बीते 6 दिनों से लगातार हवा बेहद खराब श्रेणी में चल रही है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का AQI 424 दर्ज किया गया, जो साल में प्रदूषण का सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्तर है। और एक दिन पहले यानी सोमवार को AQI 392 के पास रहा,
24 घंटे के भीतर इसमें 32 अंकों का इजाफा हुआ है। दिल्ली के लगभग सभी निगरानी केंद्रों में सूचांक 400 के अंक से ऊपर रहा। और अभी कुछ दिन पहले ही एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है और उन्होंने आते ही इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बड़े बदलाव करना शुरू कर दिया है। जहां ब्लू टिक पाने के लिए यूजर से शुल्क लिए जाने की योजना है, तो वहीं ट्विटर के कर्मचारियों के ऊपर काम का दबाव भी बढ़ा दिया गया है। यही नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के कर्मचारियों की छटनी की भी पूरी योजना है। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर एलन मस्क के ट्विटर के नए मालिक बन जाने से कर्मचारियों के हित में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। ट्विटर के मैनेजर ने यहाँ के कर्मचारियों से अधिक समय तक काम करने के लिए कहा है। दरअसल ट्विटर ब्लू टिक के लिए अब हर यूजर से प्रति महीने $8 यानी 660 रुपए चार्ज करेगा। इस फीचर को लॉन्च करने की तैयारी जोरों शोरों पर है और फिलहाल इसी काम के लिए यहाँ के इंजीनियर को अतिरिक्त काम करने के लिए कहा गया है। और लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां 2024 के चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में नौकरियों की भरमार देखी जा सकती है। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है, जहां 2024 चुनाव से पहले ही यूपी में नौकरियों पर भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों को भरने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। ज्यादातर विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये तमाम जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में भी रिक्त पद हैं जिन्हें भरने की तैयारी है और उन्हें भरा जाएगा। सहायक अध्यापक के करीब 45,000 पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए एडेड माध्यमिक स्कूलों में ये भर्ती की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इसी क्रम में 40 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पदों को भरने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। 13,000 के करीब इन्हें मानदेय दिया जाएगा। और अब आपको बताते चलें कि बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका जो योगी सरकार देने जा रही है और 40 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी भी आवेदन दे सकेंगे। और औरैया से खबर है, जो जिला पूर्ति अधिकारी का पत्रकार पर हमले का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिला पूर्ति अधिकारी ने पत्रकार पर ऑफिस में मारपीट और कैमरा छीनने की कोशिश का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोप है कि जिला पूर्ति अधिकारी ने पत्रकार पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही उसका कैमरा छीनने और मारपीट करने की भी कोशिश की। पैरी करने कोटेदारों की, जो कोटेदार चोर है, कोटेदारों की चोरी की पैरी करो कम से। कोटेदारों को पूरा राशन क्यों नहीं मिल रहा? कोटेदारों से पैसा लेते हो? अरे कोटेदार पैसा हो गया, FIR कराओ। कोटेदार क्यों पैसा लेते हो? कोटेदार ने आपके हाथ जब चेक किया है, कोटेदार से अगर मैं पैसा लेता हूँ तो FIR कराई सर। कोटेदार को राशन पूरा क्यों नहीं मिल रहा? कोटेदारों से पैसा लेते हो, मुझे कोटेदार ने बताया है, क्यों चोरी करते हो? FIR कराओ पत्रकारों के लिए जो पैसा लेता है। अब जाए पत्रकारों से ऐसी बात कोटेदारों को राशन क्यों नहीं पूरा मिल रहा? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुन भी लिया करो। क्या कहना चाहेंगे? सुन भी लिया करो। कोई चोरी नहीं होती कोटेदारों को। और गोरखपुर के पुलिस लाइन प्रांगण में अखिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के द्वारा यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। यातायात पुलिस के द्वारा आयोजित की गई जागरूकता बाइक रैली, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही आपको बता दें कि हाथों में जागरूकता संबंधी तख्ती लिए बाइक समेत पुलिस लाइन से ये रैली निकलकर काली मंदिर, गोलघर कचहरी, शास्त्री चौराहा से वापस आकर पुलिस लाइन में समाप्त हुई है। इस कार्यक्रम के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया है कि सबसे पहली प्राथमिकता पार्किंग स्थलों का शहर से बाहर चिन्हीकरण करना और वेंडर को वेंडिंग जोन में विस्थापित करना होगा।
देखिए, नवंबर माह में परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से यातायात माह मनाती रही है। आज भी हम लोग उसी यातायात माह का औपचारिक शुरुआत किया है। यातायात एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हाल के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें काफ़ी विशेष प्रयास करने के लिए कहा है। उस क्रम में गोरखपुर पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो एसएसपी साहब हैं, एसपी ट्रैफिक हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम और इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमें ज़रूरी है कि उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, अगले नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। और इस माह में हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस करें। हम लोग एजुकेशन में स्कूल्स में जाकर लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि बच्चे एजुकेट होंगे तो जनरेशन एजुकेट होगा। तो एजुकेशन पे फोकस करेंगे हम लोग। इन्फोर्समेंट पे फोकस होगा। इन्फोर्समेंट में अच्छी बात है कि जब से हमारे पास ITMS और CCTV कैमरा आया है और साथ साथ अब हम त्रिनेत्र में भी कई जगह कैमरे लग गए हैं, तो ट्रैफिक में डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बेटर हो गया है। ट्रैफिक चौराहों पे लेफ्ट टर्न के लिए कुछ हम लोगों ने जो हमारे बैरियर्स होते हैं वो हम लोगों ने मांगे हैं, वो लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे इस माह में। साथ ही साथ दो प्रमुख मुद्दे हैं गोरखपुर में। एक तो है कि जो टैक्सी और बस स्टैंड्स हैं उसको रेगुलराइज करके स्थान चिन्हित करने के लिए हम लोग ने जिला प्रशासन को लिखा है। उस पर हम लोग प्रयास करके जिला प्रशासन के साथ इस माह में उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ वेंडिंग जोन्स हैं जो बनाए हैं नगर निगम ने, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हो पाया। वो इन्फोर्स करने की आवश्यकता है, जिसमें नगर निगम, स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सबको एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम कर लें तो मुझे उम्मीद है कि हम एक माह में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्थिति में होंगी। अच्छी बात यह है कि ADG ट्रैफिक जो पूरे उत्तर प्रदेश का नोडल ऑफिसर हैं और एक उनके पास लार्जर पिक्चर है, वो भी कल आ रही हैं और वो भी रिव्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है उनके भ्रमण से भी हमें इस अभियान में एक नई दिशा और नई स्फूर्ति मिलेगी। थैंक यू। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ इस मौके पर वो कांग्रेस पर और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। देखिए नरोत्तम मिश्रा ने आखिर क्या कहा। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, जहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास, उर्वर भूमि सकल संपदा जहां अशेष है, सुख सौरभ महिमा से मंडित अपना मध्य प्रदेश है। ऐसा मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। हम सबके लिए गौरव के क्षण हैं। हमारा बीमारू राज्य विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनने जा रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश की निरंतर उन्नति प्रगति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। हमारा प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे और ऊंचाइयों को छुए, यही प्रार्थना। 15 महीने में जिनने 15,000 करोड़ का लोन लेकर आईफा अवार्ड पर जैकलीन और सलमान पर खर्च करने के प्रोग्राम बनाए हों। विकासशील से विकसित प्रदेश बनने के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, किसान के लिए लोन, रोजगार के लिए लोन के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें क्या अधिकार है? उन्हें क्या अधिकार है जिनने किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का? राहुल बाबा आ रहे हैं, उनसे ही बुलवा दें, उस पर कुछ उनसे ही बुलवाया था उनने। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, एक उंगली जब हम पे उठाते हो तो 3 आप पर भी उठती हैं। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी, ये इनकी राजनीति का ट्रैक है कांग्रेस का। चुनाव आते ही ये कभी संविधान की बात करते, कभी आरक्षण की बात करते हैं। चुनाव समाप्त होते ही ये बातें भूल जाते हैं। चुनाव खत्म तो इनकी ये बातें खत्म। ऐसे इन्होंने बहुत SC के लोगों के वोट ले लिए। अब SC का मतदाता बहुत समझदार हो गया है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठा है। पिछली बार उनके वोटों से सरकार बनाने में जो सहूलियत मिली थी और उसके बाद इनने एक केस नहीं हटाया SC के बंधुओं पे, उन पे केस लगातार चलते रहे। तो ये सब लोगों ने देखा है SC के बंधुओं ने, और इसलिए इनकी अब ये जादूगरी नहीं चलने वाली। दरअसल कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने नहीं बना, वो दूल्हा बने तैयार खड़े थे, ये घोड़े ही खोल ले गए थे।
तो ये पीड़ा है, अब कहीं तो निकलेगी। और जब पीड़ा सामने आ रही है तो बड़े भाई का जो दावा करते थे कमलनाथ जी, अब ये पीड़ा इस समय दोनों भाइयों में दिग्विजय सिंह भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये पीड़ा उनकी इस पोस्टर के माध्यम से निकल रही। बहुत दुखद घटना है वो। 5 साल की बच्ची है, भिलाला समाज से थी, वो अपने परिवार में सो रही थी। राजकुमार रियाठिया जो वो भी भिलाला समाज के ही है, उन्होंने उसके साथ में दुष्कृत्य के बारे में जानकारी आई थी। बच्ची को उन्होंने जब सुबह परिवार के लोगों ने बताया गायब है, तो एक बड़ी पार्टी पुलिस की बना के उसको करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में, उसके गले पर भी निशान मिले हैं, गला दबाने की कोशिश की। बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको रिफ़र करके एडमिट कराया है, स्टेबल है, सुधार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हर निर्देश का अक्षर से पालन मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। नारी की अस्मिता और गौरव को किसी भी स्थिति में ठेस मध्य प्रदेश में हम नहीं पहुंचने दें। विंध्याचल सा भाल और दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को गुजरात में हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा नाटक मोरबी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा इस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आप सुनिए। सबसे पहले तो मोरबी के अंदर जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था। उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लिपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। एक आरोप ये लग रहा है, ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है? तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे। इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुनाव करा देने चाहिए। मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा, पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई।
अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएम। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी महाटक सुकेश और मोरबी हादसे को लेकर आमने सामने आ गई है। सुकेश चंद्रशेखर की एलजी को लिखी गई चिट्ठी के बाद जहां बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोरबी हादसे में गुजरात सरकार की थू-थू हो रही है, इसे ध्यान भटकाने के लिए एक गैंगस्टर को लेकर आए हैं। साथ ही सिसोदिया ने बीजेपी से 5 सवाल पूछे। तो वहीं संबित पात्रा ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर जब तिहाड़ जेल में था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, तब वो उससे मिलने आते थे। 2 करोड़ के बदले जेल में सुविधा देने की बात कही जाती थी और इसी के तहत 10 करोड़ रुपए भी दिए गए। संबित पात्रा ने और क्या कुछ कहा, क्या खुलासे किए, वो भी आपको सुनवाते हैं। वार्ता में स्वागत है। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है, हु इज सुकेश चंद्रशेखर। अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के 4 दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया, बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। लगभग 15 एफआईआर सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जांच कर रही है। घूसखोरी, उगाही, फॉर्जरी, जालसाजी, ये सारे चार्ज सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे महान सुकेश चंद्रशेखर के मित्र, आम आदमी पार्टी के मंत्री, जो वर्तमान में जेल के 4 दीवारी में बंद हैं, तिहाड़ में बंद हैं, वैसे सत्येंद्र जैन स्वयं थे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और उनकी उन्नति होगी साउथ में। प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आरएन न्यूज।